नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तथागत एडुजोन पर। अपने विषय पर बात करने से पहले आज हम भारत की 3 महान विभूतियों के बारे में बात कर लेते हैं जिनका आज जन्मदिवस है। तो इसमें सबसे पहले हैं राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह को हम सब इस परिप्रेक्ष्य में जानते हैं कि मेवाड़ जो राज्य था, महाराणा प्रताप का नाम तो सभी ने सुना होगा। तो उनके पिताजी जो थे वो राणा उदय सिंह थे, जिन्होंने क्या है कि मेवाड़ के स्वाभिमान को आक्रांताओं के समझ कभी ना झुकने देने वाले महाराणा प्रताप के पिता वीर शिरोमणि राणा उदय सिंह जी की जयंती पर उनको सादर नमन किया गया है। ठीक है। राणा उदय सिंह ने ही नदी की बाढ़ को रोककर उदय सागर नामक सरोवर, तो उदय सागर जो झील है हम देखते हैं आज के समय में, उसका निर्माण इन्होंने कराया था। और जो उदयपुर शहर है उसको अपनी राजधानी के रूप में इन्होंने ही बसाया था। तो इनका आज जन्म दिवस है। उसका दूसरे जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी हैं फिरोज शाह मेहता जी, तो इनका जन्म 4 अगस्त 1845 को और इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1915 को हुई थी। तो भारत में जब कांग्रेस का गठन हुआ है तो कांग्रेस के प्रारंभिक चरण में जो स्वतंत्रता सेनानी थे तो उनमें इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कांग्रेस की तरफ से जाने वाले जो ब्रिटेन की 1892 का अधिनियम है जिसके तहत भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया, तो उसके तहत चुने जाने वाले ये व्यक्तियों में से थे। और इन्होंने कांग्रेस की जो शुरुआती ग्रोथ है उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी शुरुआती चरण में। फिर तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं किशोर कुमार, जो किसी की पहचान के मोहताज नहीं हैं। आज इनका भी जन्मदिवस है। तो 4 अगस्त 1929 को इनका जन्म हुआ था और 13 अक्टूबर 1987 को इनकी डेथ हुई थी। तो हम सब जिनको जानते हैं कि ये कलाकार, गायक और निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं। तो ध्यान में रखते हुए अब हम अपने विषय की शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कल तक हमने बात की थी कि कौन कौन से अधिकार हमको दिए गए हैं मूल अधिकार के तहत, तो उसमें 5 तरीके के अधिकार थे, हमने उनकी बात कर ली थी। आज बात करनी है जो छठा अधिकार दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों से मतलब ये है कि अगर जो मूल अधिकार आपको दिए गए हैं वो आपको लागू नहीं हो पा रहे हैं, किसी भी कारण से राज्य उनको नहीं दे पा रहा है, तो आप क्या है कि उसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया। तो सर्वोच्च न्यायालय इसके तहत क्या करता है कि 5 तरीके की रिट जारी करता है। इसमें कौन कौन से आपको अधिकार दिए गए, तो एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि किसी को कैद किया जाता है तो उसको सामने लाने का अधिकार। फिर परमादेश है, किसी अधिकारी के खिलाफ प्रतिषेध किसी न्यायालय पर, उत्प्रेषण भी किसी न्यायालय पर, अधिकार पर अच्छा होता है ये भी किसी भी अधिकारी पर लगाया जाता है। तो इन जो अधिकार दिए गए इनको हम आगे डिटेल में बात करते हैं। इसमें एक बात कही गई कि उपचारात्मक याचिका क्या होती है। उपचारात्मक याचिका वो होती है जब किसी कानून को लागू कराने के लिए जो याचिका दायर की जाती है उसको उपचारात्मक याचिका कहते हैं। इसमें कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय से न्याय प्राप्त करने के लिए याचिका दायर करता है। इस आधार पर अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो ऊपर जो हमने रिट बताई हैं 5, वो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। उसके बाद कहा गया कि वहीं उच्च न्यायालय जो है इसमें जो मूल अधिकार हैं उनके संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय काम करता है। और दूसरे नंबर पर अनुच्छेद 226 के तहत क्या है, तो जो उच्च न्यायालय हैं वो भी इन्हें जारी करते हैं। यानी कि 5 तरह की जो रिट है सर्वोच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है और उच्च न्यायालय भी जारी कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो मूल अधिकारों के संरक्षण का जो अधिकार है स्वयं में ही मूल अधिकार है। मतलब अनुच्छेद 32 खुद एक मूल अधिकार है। तो अनुच्छेद 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो दिलाने वाला है ये खुद एक मूल अधिकार है। फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है। इसका कारण यह था कि ये कहा गया कि आपको अधिकार के मायने तभी हैं जब वो व्यवहारिक रूप में लागू हो सकें। मान लो अधिकार आपको दे दिए गए, प्रावधान कर दिया गया, लेकिन अगर व्यवहारिक रूप में नहीं लागू हो पा रहे हैं तो उनको लागू कराने में अनुच्छेद 32 महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी वजह से इन्होंने, जो अम्बेडकर साहब हैं, तो इन्होंने जो अनुच्छेद 32 है उसको सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है। उन्होंने कहा है कि एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। तो संविधान की आत्मा और हृदय किसको कहा है, तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में। कई बार क्वेश्चन आया है कि भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, तो अनुच्छेद 32 को भीमराव साहब अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अब इसमें कहा कि जो अनुच्छेद 32 है इसके तहत 4 प्रावधान हैं। कौन कौन से 4 प्रावधान हैं, तो पहला कहा है कि उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार। अनुच्छेद 32 के तहत आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। उसके बाद कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 5 तरह की रिट जारी की जा सकती है।
ऊपर जो हमने 5 प्रकार की रीट बताई वो सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है इसी के तहत। फिर कहा कि संसद सर्वोच्च न्यायालय के साथ ही किसी अन्य न्यायालय को भी सुनवाई की शक्ति दे सकती है, जिस तरीके से उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी की जाती है। मतलब एक तो सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है, दूसरा संसद चाहे तो इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, संसद चाहे तो किसी अन्य न्यायालय को भी रीट जारी करने की शक्ति दे सकती है। 3 हो गया। चौथा है उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार को संविधान द्वारा अन्यथा उपबंध के सिवाय निलंबित नहीं किया जाएगा। मतलब ये है कि आपका जो अधिकार है न्यायालय जाने का, उसको विधि द्वारा अन्यथा निलंबित नहीं किया जा सकता है कि संसद चाहे तो मनमानी करके, इस तरीके से नहीं, उसके लिए विधि बनानी पड़ेगी। जिस तरीके से अनुच्छेद 359 जो है इसके लिए 359 प्रावधान करता है। 359 क्या कहता है कि आपातकाल के समय राष्ट्रपति द्वारा इनको स्थगित किया जा सकता है। जब आपातकाल लागू होता है, राष्ट्रीय आपातकाल की हम बात कर रहे हैं, जो कि बाह्य आक्रमण के आधार पर जो लागू होता है, तो उस समय क्या होता है कि आपके जो अधिकार हैं वो राष्ट्रपति उनको बाधित कर सकता है। तो उस समय की परिस्थिति को छोड़ करके बाकी सामान्य परिस्थितियों में आपके अधिकारों का वंचन नहीं किया जा सकता है। ये अधिकार आपको दिया गया है। अब आगे क्या है, तो उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक एवं गारंटी देने वाला है। तो नागरिकों के अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। ये भी क्वेश्चन आया है सीधे सीधे कि सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी क्या? एक तो संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद में मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो वो भी सर्वोच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है। मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के तहत अगर आप जाते हैं तो जो मूल अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 32 के तहत, आप उन्हीं अधिकारों को लेकर के जा सकते हैं जो संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए। उनके हनन की स्थिति में आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। अन्य किसी तरीके का अधिकार आपका हनन हो रहा है तो आप मूल अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत नहीं जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय तो जा सकते हैं, कोई भी केस होगा आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 32 सिर्फ मूल अधिकारों की सुनवाई के लिए ही 5 तरीके की रीट जारी करता है, ये चीज़ कही गई। और जबकि अनुच्छेद 226 के तहत अगर आप किसी उच्च न्यायालय में जाते हैं तो वो मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य जो वैधानिक अधिकार हैं आपके, उनके लिए भी सुनवाई कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। अब देखते हैं आगे क्या है। तो जो पहली प्रकार की रीट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, जो पहली प्रकार की रीट जारी करते हैं तो वो कौन सी है आपकी? है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब क्या है कि हेबियस कॉर्पस, इसका शाब्दिक अर्थ है कि टू हैव द बॉडी, यानी कि किसी को सशरीर उपस्थित किया जाए। इसमें ऐसी कंडीशन में होता है क्या कि जब किसी व्यक्ति को कोई अधिकारी गिरफ्तार कर लेता है तो न्यायालय उस अधिकारी से कहता है कि उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाए जिससे गिरफ्तारी के कारणों की जांच हो सके। यदि गिरफ्तारी के कारण न्यायालय को अवैध लगते हैं तो उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। कभी कभी हमने देखा है कि पुलिस क्या करती है कि मनमाने तरीके से किसी को उठा के ले गई और पता भी नहीं घर वालों को कि हमारे घर का व्यक्ति कहाँ गया, बता भी नहीं रही का हम ले गए कि नहीं ले गए। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष आप जाते हैं तो न्यायालय क्या करता है कि हेबियस कॉर्पस के तहत एक रीट जारी करता है और अपना आदेश देता है कि पुलिस जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति को हमारे समक्ष प्रस्तुत करे। अगर नहीं करती तो उस पर कानूनी दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है और न्यायालय की अवमानना का आरोप लग करके वो प्रशासनिक कार्रवाई इस पर होगी। ठीक है, तो वो अलग मामला है। लेकिन इसमें है कि व्यक्ति को जो उसका बेसिक राइट है कि उसको अगर कोई गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार किए जाने के 48 घंटे के अंदर उसको न्यायाधीश के समक्ष, जो मजिस्ट्रेट होता है उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो सर्वोच्च न्यायालय तुरंत रीट जारी कर करके बंदी प्रत्यक्षीकरण की और उसको अपने समक्ष उपस्थित करा सकता है। तो ये तो हो गया आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब इसमें क्या है कि अधिकारी को रीट के उल्लंघन पर अवमानना का दंड न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। अगर अधिकारी ने ऐसा किया और न्यायालय ने रीट जारी करने के बाद भी अधिकारी अभी उसको प्रस्तुत नहीं कर रहा है तो फिर उसके खिलाफ दंडात्मक, यानी कि जो अवमानना है, न्यायालय की अवमानना का आरोप लगा करके उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। फिर दूसरी रीट है आपकी जो परमादेश। परमादेश का मतलब क्या है कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है वी कमांड या हम आदेश देते हैं। मतलब यह है कि न्यायालय जब किसी को आदेश देता है तो उस तरीके की रीट को परमादेश या मैंडमस कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो इस रीट का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा तब किया जाता है जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कर्तव्य का अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ परमादेश जारी होता है। परमादेश का उद्देश्य सार्वजनिक पदाधिकारी को यह आभास दिलाना है कि उसको जो कानूनी कर्तव्य सौंपे गए हैं उनका निर्वाह वह सुनिश्चित ढंग से करे। मतलब यह है कि यहाँ जैसे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपनी मनमानी से क्रिया अपनी न, मतलब जो प्रशासनिक कार्य है वो मनमानी से न करके वैधानिक रूप से जो है और जनता के हित में करें, कि जनता को सताने के लिए नहीं होना चाहिए। मान लीजिए किसी अधिकारी को ये पावर है कि इसको अपनी ज्यादती बदला लेना है तो क्या करेगा, किसी एक के पीछे पड़ गया, उसको परेशान कर रहा है, तो उस मामले में अगर वो व्यक्ति चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय परमादेश के मामले में उस व्यक्ति को, अधिकारी को परमादेश जारी करेगा तो उस व्यक्ति पर यह दंडात्मक कार्रवाई लागू होगी। तो इसमें क्या है
कहा कि परमादेश कहाँ कहाँ नहीं जारी होगा, तो निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध। मतलब ये है कि जो प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट संस्थान या प्राइवेट व्यक्ति है उसके खिलाफ नहीं जारी हो सकता। सार्वजनिक जो पदाधिकारी है उनके लिए जारी होती है ये परमादेश। ठीक, ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक है, गैर संवैधानिक मतलब जो संविधान के तहत गठित नहीं होकर के वैधानिक रूप से गठित हैं या इस तरीके से फर्म है, कंपनी है, इस तरीके के जो संविधान के तहत गठित नहीं है, कार्यालयीय आदेश द्वारा जो गठित होते हैं उनको गैर संवैधानिक बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक होता है संवैधानिक, वैधानिक और गैर संवैधानिक, तीन तरीके के संगठन होते हैं। तो संवैधानिक में संविधान में संशोधन करके, वैधानिक में अधिनियम पास करके, और जो गैर संवैधानिक होते हैं इनको कार्यपालिका के आदेश द्वारा जो गठित किया जाता है उस तरीके, जैसे नीति आयोग है तो नीति आयोग के खिलाफ नहीं लागू होगा क्योंकि वो ना ही वैधानिक है ना ही संवैधानिक है, वो गैर संवैधानिक है। उसको कार्यपालिका ने अपने हस्ताक्षर द्वारा 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग को स्थापना की है। तो इस तरीके देखते हैं कि जब कर्तव्य विवेकानुसार हो, जरूरी नहीं, मतलब कि किसी अधिकारी को कोई ऐसा कर्तव्य दिया गया जहां उसको अपने विवेक से काम करना है, तो इस स्थिति में परमादेश नहीं लागू होगा, क्योंकि विवेक का मतलब है कि वो विवेक से जब काम करेगा तो कुछ नियम हो सकता है टूट जाएं, इसलिए कहा गया है। फिर है संविदात्मक दायित्वों को लागू करने के लिए। संविदात्मक दायित्व लागू करने के लिए मतलब क्या है कि जब कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर कोई काम होता है उसको लागू कराने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं कि हमको इस तरीके का अधिकार से वंचित कर रहा है, क्योंकि संविदा में उस तरीके की बात का उल्लेख नहीं होता है। फिर कहा गया कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में कार्य करते हों तो इनके खिलाफ भी ये परमादेश की रिट जारी नहीं हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी जो हैं उनके खिलाफ भी नहीं जारी हो सकती है। लेकिन कहा गया है कि यदि कोई न्यायाधीश प्रशासनिक कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ परमादेश रिट जारी हो सकती है। अगर कोई न्यायाधीश प्रशासनिक कार्य में लगा है तब तो परमादेश रिट जारी हो सकती है, अगर वो न्यायिक कार्य कर रहा है तो उस पर परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती, इस तरीके का छूट दी गई है। फिर तीसरे नंबर की जो रिट है वो कौन सी है, तो प्रतिषेध है। इसको अंग्रेजी में प्रोहिबिशन कहते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मना करना। मना करना मतलब क्या है कि यह रिट केवल न्यायालय के लिए जारी होती है। यह ऊपर की जो 2 रिट थी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए थी, अभी की जो रिट है यानी कि प्रतिषेध रिट क्या है, तो ये सिर्फ न्यायालय के लिए है। प्रतिषेध का प्रयोग अधीनस्थ न्यायाधीशों के लिए तब किया जाता है जब ऐसे न्यायाधीश किसी ऐसे केस की सुनवाई कर रहे हो जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता हो। तब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ऐसे न्यायाधीश से कह सकते हैं कि उस केस की सुनवाई बंद कर दें, क्योंकि वह केस उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसमें होता क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ऐसी रिट का प्रयोग तब करेंगे जब कोई अधीनस्थ न्यायालय ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा हो जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। जैसे संविधान की व्याख्या का जो अधिकार दिया गया है वो सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। अब उस मामले की सुनवाई अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय कर रहा है तो उस पर सर्वोच्च न्यायालय तुरंत रोक लगा सकता है कि आप इस मामले की सुनवाई मत करिए, इसकी सुनवाई का अधिकार हमारे पास है। तो इस तरीके का अधिकार आता है। अर्थात प्रतिषेध रिट का जो प्रयोग है निर्णय से पूर्व किया जाता है, मतलब जब मामले की सुनवाई शुरू होती है उसी समय इसका रिट का प्रयोग किया जाता है, मामले की सुनवाई खत्म होने के बाद नहीं किया जाता है। फिर जो चौथी रिट आपकी है वो है उत्प्रेषण, यानी कि सरसरी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उत्प्रेषण का प्रयोग अधीनस्थ न्यायालयों के लिए तब किया जाता है, ये भी न्यायालयी रिट है। तो उत्प्रेषण हो गई और प्रतिषेध रिट दोनों ही न्यायालयी रिट है। इसका भी प्रयोग कब किया जाता है, जब कोई न्यायाधीश ऐसे मामले की सुनवाई करके उस पर निर्णय सुना देता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, तब ऐसे निर्णय का क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए उत्प्रेषण रिट का प्रयोग किया जाता है। तो उत्प्रेषण में ये किया जाता है कि कोई ऐसा मामला था जो अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता था और उस पर न्यायाधीश ने सुनवाई करके सज़ा दे दी, तो न्यायालय जैसे ही अपर न्यायालय को यानी कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को पता चलेगा तो उस जो केस की सुनवाई थी उस पर रोक लगा करके, उसके निर्णय पर रोक लगा करके वो मामला अपने पास मंगा लेगा और उस पर सुनवाई करके उसके फैसले को पलट भी सकता है, ये चीज़ कही गई। तो इस तरीके की रोक लगाई गई। उत्प्रेषण के माध्यम से ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय किसी मामले को अपने पास मंगा सकते हैं। तो ये हम अभी बता चुके हैं कि उत्प्रेषण रिट के माध्यम से अगर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ऐसा डिसीजन दे दिया है जो सही नहीं है तो उसमें क्या करेगा कि सुप्रीम कोर्ट और जो उच्च न्यायालय है उस मामले को अपने पास मंगा करके उस पर अलग से सुनवाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ को कहा गया है, नोट किया गया है। तो उत्प्रेषण और प्रतिषेध ये दोनों न्यायिक रिट हैं और न्यायालय के लिए जारी की जाती हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए जारी नहीं की जाती। तो ऊपर की जो 2 रिट थी, ऊपर की 2 रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश ये प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ हैं और प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट जो 2 हैं ये न्यायालय के खिलाफ हैं, अधीनस्थ न्यायालय के विषय में लागू होती हैं। जो 5वीं रिट है वो है आपकी अधिकार परीक्षा। इसमें क्या किया गया है, तो अधिकार परीक्षा यानी कि कोवरेंटो, इसका शाब्दिक अर्थ होता है व्हाट इज़ योर अथॉरिटी।
मतलब इसमें किसी कोई गैर वैधानिक रूप से पद अपना धारण कर लेता है, उसके खिलाफ ये जारी किए जाते हैं। तो आपका अधिकार क्या है? यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद को ग्रहण कर लिया हो जो उस पद का अधिकारी नहीं था। तो न्यायालय उससे पूछ सकता है कि आपने किस आधार पर यह सार्वजनिक पद ग्रहण किया है। मतलब न्यायालय ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ये इस रिट का प्रयोग करेगा जो वैधानिक रूप से लीगल नहीं है उस पद के लिए। मान लीजिए कि किसी ने कोई ऐसा व्यक्ति है जो गलत तरीके से गया और फर्जी कागज़ बना करके बैठ गया। अब मामला सर्वोच्च न्यायालय के पास पहुंचा तो उसने जांच के लिए पूछा कि भाई आपकी अथॉरिटी क्या है, आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हैं और कौन से अधिकार से आप ये कार्य कर रहे हैं। तो अगर गलत तरीके से उसके कार्य को पाया जाता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई तो होगी। तो उसके खिलाफ इस तरीके की रिट जारी की जाती है, अधिकार परीक्षा रिट की। ठीक है, इस तरीके की 5 रिटें सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है मूल अधिकारों के संरक्षण के रूप में। और जहाँ भी मूल अधिकारों का हनन होता है तो इन रिट का प्रयोग किया जाता है। ये तो हो गई आपकी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब बात करते हैं संविधान में मूल अधिकार के तहत कुछ और अनुच्छेद दिए हैं, जैसे कि अनुच्छेद 33 है। तो इसमें कहा है कि प्रतिरक्षा सेनाओं के व्यक्तियों को के मूल अधिकारों के संबंध में या ऐसे अन्य सशस्त्र बलों के सैनिकों के मूल अधिकारों के संबंध में संसद जहां तक उचित समझे उनके मूल अधिकारों का निलंबन कर सकती है। मतलब ये कहा गया है कि आपने देखा होगा सेना हो गया और जो सशस्त्र बल हैं उनके मूल अधिकार जो है पूर्णतः उनको लागू नहीं होते हैं। मतलब कुछ अधिकार तो मिलते हैं लेकिन सारे अधिकार उनको नहीं मिलते हैं। जैसे वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता हो गया, उसमें उनको ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। रीज़न ये है कि अगर क्योंकि जो हम देखते हैं सेना हो गई और जो सशस्त्र बल है वहाँ गोपनीयता को ध्यान में रखा जाता है, हायरार्की को ध्यान में रखा जाता है कि जो कानून लागू होगा वो ऊपर से लेकर के नीचे तक लागू होता है। तो उसमें कहा गया है कि हम इस चीज़ को सेना की गोपनीयता, सेना में सुरक्षा को महत्व देते हुए और जो देश की सुरक्षा है उसको महत्व देते हुए जो सशस्त्र सेना बल और जो आर्मी सेना है उसके कुछ अधिकारों को हम कम करते हैं। तो इसके आधार पर वो मूल अधिकारों के उल्लंघन को लेकर के न्यायालय नहीं जा सकते हैं। उनके लिए अलग न्यायालय की व्यवस्था होती है लेकिन उनको अधिकारों का कुछ कमी की गई है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 33 बात करता है। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 34 में क्या है। तो इसमें मार्शल लॉ का प्रावधान किया गया है। मार्शल लॉ में क्या होता है, जब सैनिक शासन स्थापित हो जाता है तो उसको मार्शल लॉ कहा गया है। तो इसमें क्या है कि अगर मार्शल लॉ लागू होता है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। अगर जब भी मार्शल लॉ यानी कि राष्ट्रीय आपात में भी देखते हैं हम 20-21 को छोड़ करके सारे अधिकार जो है निलंबित हो जाते हैं। तो इसमें भी ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मूल अधिकार 20 और 21 का किसी भी स्थिति में निलंबन नहीं किया जाएगा। इससे पहले जब आपातकाल 1975 में लगा था तब 20-21 भी निलंबित हो गए थे। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया जिसमें कहा गया कि 20-21 जो है इनका निलंबन किसी भी हालत में नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ को हम देखते हैं। तो नोट क्या है, भारत में मार्शल लॉ लागू होने पर सामान्य न्यायालय की जगह पर सैनिक न्यायालय कार्य करने लगते हैं, क्योंकि सैनिक न्यायालय जो होते हैं मतलब सैनिक न्यायालय जो सैनिक शासन है वो स्थापित हो जाता है। तो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सैनिक न्यायालय की तरह काम करने लगेगा। इस चीज़ को देखते हैं। तो आगे इसका दिया है कि मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपात में अंतर क्या है। तो मार्शल लॉ का प्रावधान क्या है, यह सिर्फ मूल अधिकारों को प्रभावित करता है। यानी कि जब मार्शल लॉ लागू होगा तो सिर्फ मूल अधिकार है वही आपके प्रभावित होंगे, मतलब उनका निलंबन हो जाएगा। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल का क्या होगा, तो मार्शल लॉ का प्रावधान अनुच्छेद 34 के तहत किया गया है और जो राष्ट्रीय आपात है ये 352 के तहत किया गया इसका प्रावधान। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल क्या है, तो यह मूल अधिकारों के साथ साथ केंद्र राज्य संबंधों को भी प्रभावित करता है। इसमें मूल अधिकारों को प्रभावित किया जाता है, इसमें केंद्र राज्य संबंध भी प्रभावित होते हैं। फिर हम देखते हैं सरकार तथा साधारण कानूनी न्यायालय को निलंबित कर दिया जाता है। इसमें मतलब सरकार भी निलंबित हो जाती है और जो साधारण कानूनी न्यायालय है ये भी निलंबित हो जाते हैं। इनकी जगह पर क्या आ जाता है, तो जो सैनिक न्यायालय है वो काम करने लगते हैं। जबकि इसमें क्या है कि यह सरकार तथा सामान्य कानूनी न्यायालयों को जारी रखता है। इसमें सरकार भी जारी रहती है और न्यायालय भी काम करते रहते हैं, बस ये कि अधिकारों का निलंबन हो जाता है। यह कानून एवं व्यवस्था के भंग होने पर उसे दोबारा निर्धारित करता है। तो सैनिक शासन आता ही तभी है जब जो सामान्य कानून व्यवस्था है वो भंग हो गई हो उस आधार पर। जबकि इसमें क्या है कि जब आपातकाल लागू होता है यह सिर्फ युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लागू होता है। तो 3 तरीके पे राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है और 3 में भी जो सशस्त्र विद्रोह है इसमें आपके सारे अधिकार नहीं जाते हैं। युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में तो आपके अधिकार चले जाते हैं सारे, लेकिन सशस्त्र विद्रोह के समय आपके अधिकार बने रहते हैं। खास करके अनुच्छेद 20-21 और 19-20-21 जो है वो आपका बना रहता है।
इसे देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में ही लागू किया जा सकता है। मतलब पूरे देश में एक साथ सैनिक न्यायालय, सैनिक जो शासन है उसकी लागू नहीं किया जा सकता है। जबकि क्या है कि राष्ट्रीय आपात जो है या इसे पूरे देश या किसी देश के किसी हिस्से में लागू किया जा सकता है। तो इसमें दोनों प्रावधान किए गए हैं। फिर कहा गया है कि जो मार्शल लॉ है इसके लिए संविधान में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है या अव्यक्त है। मतलब क्योंकि अभी तक भारत में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आई जो सैनिक शासन स्थापित किया जाए। जबकि राष्ट्रीय आपात के लिए क्या है, तो यह संविधान में इसकी विशेष व्यवस्था है। अनुच्छेद 352 हमने कहा कि इसके विशेष प्रावधान करता है। 334 में सिर्फ बताया गया है मार्शल लॉ के बारे में, बाकी इसके लिए विशेष प्रावधान नहीं किए गए और यह सुस्पष्ट एवं विस्तृत है। तो राष्ट्रीय आपात जो है वो बहुत ही विस्तृत रूप से उसकी व्याख्या की गई है और वो भारत में कई बार लागू भी हो गया है। तो इस चीज़ को हम देखते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या कहा गया है, अनुच्छेद 35 क्या है। अनुच्छेद 35 कहता है कि मूल अधिकारों को प्रभावी बनाना या उसमें कोई परिवर्तन करना या विधि निर्माण करना केवल भारतीय संसद कर सकती है। मतलब मूल अधिकारों में संशोधन हो गया, उनमें कोई बढ़ाव करना, कुछ हटाना, तो उनकी जिम्मेदारी किसके पास है, संसद के पास अधिकार दिया गया है कि वही कर सकती है। मूल अधिकारों का निलंबन क्या है, तो मूल अनुच्छेद 358 कहता है, इसके अनुसार यदि भारत में राष्ट्रीय आपात लागू है युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर, हमने बताया 3 तरीके से था, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात अगर लागू है तो इसमें सशस्त्र विद्रोह का प्रावधान नहीं है और राष्ट्रपति उद्घोषणा कर देता है तो अनुच्छेद 19 जो है स्वतः निलंबित हो जाएगा और आपातकाल की समाप्ति पर अनुच्छेद स्वतः प्राप्त हो जाएगा। तो युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो आपका अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतः निलंबित हो जाएगा और जैसे ही आपातकाल समाप्त होता है तुरंत आपका अनुच्छेद जो है स्वतः लागू हो जाएगा। तो इसमें निलंबित होने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 19 के तहत आपको जो अधिकार दिए गए वो अधिकार मिलते रहेंगे, लेकिन अगर अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसके आधार पर आप सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इस चीज़ को रोका गया है। अधिकार ऐसा थोड़ा कि आपको बोलने की आज़ादी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप बोलते हैं और उसमें उस समय परिस्थिति में देखा जाता है कि सही नहीं तो आपको बंद कर दिया जा सकता है। तो बंद किया जाएगा तो आप न्यायालय में उस समय नहीं जा सकते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन हुआ है। ये चीज़ है जब तक आपातकाल लागू रहेगा। तो इस चीज़ को हमने समझा। फिर अनुच्छेद 359 कहता है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति आदेश निकालकर किन्हीं या सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 एवं 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं होगा। तो अनुच्छेद 19 कहा गया है कि स्वतः निलंबित हो जाता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, लेकिन अनुच्छेद 359 कहता है कि जब आपातकाल लागू होगा तो राष्ट्रपति आदेश निकालकर किन्हीं या सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। यानी कि अपराधों के विरुद्ध संरक्षण का प्रावधान किया गया है, किसी को अपराधी ठहराए गए ऐसी हालत में जब संरक्षण दिया जाता है। उसके बाद कहा गया कि अनुच्छेद 21 प्राण एवं जो दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, उन दोनों अधिकारों को निलंबित किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा। तो इसमें नोट भी दिया है क्या है कि इस प्रकार अनुच्छेद 358 से यह पता लगता है कि मूल अधिकार हैं ही नहीं, जबकि 359 से यह ध्वनि निकलती है कि मूल अधिकार हैं लेकिन उन्हें क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। तो इस स्थिति को देखते हैं कि मूल अधिकारों का कभी कभी जो निलंबन किया जाता है तो राष्ट्रीय आपातकाल के 2 अनुच्छेद इसका प्रावधान भी करते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो हमने पढ़ा था, तो उसमें एक तो देखा था अनुच्छेद 32 और दूसरा हमने बताया था अनुच्छेद 226। तो अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देता है 5 प्रकार की रिट जारी करने का और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। तो हम देखते हैं कि इनमें बेसिक अंतर क्या है। तो इसके अनुच्छेद 32 के तहत क्या है, तो इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है और इसके तहत उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पूरे देश पर लागू होते हैं, इसके तहत उच्च न्यायालय के निर्णय उसके राज्य क्षेत्र पर लागू होते हैं। इस चीज़ को हम देखते हैं। उसके बाद कहा कि इसके तहत सिर्फ मूल अधिकार के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 खुद एक मूल अधिकार है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के पास शक्ति सिर्फ मूल अधिकारों को लागू कराने की है। अनुच्छेद 32 के तहत वैसे तो सर्वोच्च न्यायालय के पास काफ़ी शक्तियाँ हैं, तो अनुच्छेद 32 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करेगा वो सिर्फ मूल अधिकारों के विषय में जारी करेगा। जबकि कहा गया है कि इसके तहत मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों के लिए भी रिट जारी की जा सकती है, यानी कि अनुच्छेद 226 यहाँ पर ज़्यादा प्रभावी है। अनुच्छेद 32 एक मूल अधिकार है या एक संवैधानिक उपचार का अधिकार है। मतलब अनुच्छेद 226 जो है वो संवैधानिक अधिकार है, यह एक मूल अधिकार है। ठीक, इसका निलंबन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मूल अधिकारों का निलंबन जब अनुच्छेद हमें पता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तब उस समय मूल अधिकारों का निलंबन होता है, तो उस समय अनुच्छेद 32 का भी निलंबन हो सकता है। जबकि क्या है कि इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि ये वैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है, इस वजह से इसका निलंबन नहीं किया जा सकता है या किया जा सकता है, लेकिन इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस चीज़ को हम देखते हैं। फिर मूल अधिकार संविधान संशोधन का न्यायिक निर्णय के संबंध में, मतलब अभी तक भारत में मूल अधिकारों को लेकर के कौन कौन से संविधान संशोधन हुए हैं, किस किस मामले में न्यायालय में केस गया है, तो इन चीज़ों को यहाँ पर बताया गया। तो कहा गया है कि
संविधान संशोधन का न्यायिक निर्णय में अनुच्छेद 13(2) के अनुसार भारतीय संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों को छीनता या कम करता हो। अब हम जब अनुच्छेद 13 पढ़ रहे थे तो हमने बताया था 13(2) यही कहता है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो। 13(1) कहता है कि संविधान लागू होने से पहले जैसे सभी कानून निरस्त हो जाएंगे जो मूल अधिकारों को छीनते या कम करते हो। तो इसी आधार पर कहा गया कि इस अनुच्छेद के संबंध में विवाद है कि किस कानून को अनुच्छेद 13(2) के साथ जोड़कर देखा जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर विभिन्न खंडपीठों के माध्यम से अपना निर्णय दिया है। तो इसमें पहला जो मामला आया था सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मूल अधिकारों को लेकर के कि संसद इसमें संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो मूल अधिकार के संबंध में सबसे पहला विवाद आया था शंकरी प्रसाद के केस में 1951 में ही आ गया था। मतलब 50 में संविधान लागू हुआ और 1951 में ही ये केस आ गया शंकरी प्रसाद का। तो इसमें कहा गया कि इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारतीय संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन के साथ साथ मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। तो ऐसी विधि वैध मानी जाएगी क्योंकि संसद द्वारा निर्मित कानून अनुच्छेद 13(2) के तहत प्रयुक्त विधि के तहत नहीं आता है। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो सुनवाई की तो अपना डिसीजन जो दिया ये कहा कि जो संसद है उसको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन के साथ साथ मूल अधिकारों में भी संशोधन की शक्ति प्राप्त है। इस आधार पर संसद अनुच्छेद 13(2) के तहत अगर कोई संशोधन करती है तो उसको अनुच्छेद 13(2) के तहत शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कि मूल विधि के तहत इसको शामिल नहीं किया जाएगा। ये चीज़ इसमें कही गई। तो मतलब है कि मूल अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है, ये चीज़ मान ली गई। फिर अगला मामला आया सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामला 1965 में आया। इसमें न्यायालय ने कहा शंकरी प्रसाद में दिए गए निर्णय को पुनः दोहरा दिया, अर्थात संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया, यानी कि संसद अभी भी जो मूल अधिकार है उसमें संशोधन कर सकती है। फिर उसके बाद 1967 में मामला आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बाद में, तो ये भी सर्वोच्च न्यायालय के समझ गया। तो इसमें न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के द्वारा भारतीय संसद संविधान में संशोधन के साथ साथ मूल अधिकार में भी संशोधन कर या विधि बनाकर मूल अधिकारों को छीनती या कम करती है तो ऐसी विधि अवैध यानी कि विधि शून्य होगी, क्योंकि अनुच्छेद 368 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(2) के तहत प्रयुक्त विधि के अंतर्गत मानी जाती है। ये ऐसा पहला मामला था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो संसद की सर्वोच्चता है उसको कम करते हुए संविधान की सर्वोच्चता को वरीयता दी। तो इसमें कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत अगर ऐसा कोई कानून पास करती है जो मूल अधिकारों को कम करता हो या छीनता हो तो क्या होगा, वो वहाँ तक विधि शून्य होगा जहाँ तक वो मूल अधिकारों को कम करता हो। इस चीज़ को पहली बार कहा। हो क्या रहा था जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय जब भारत में सरकार पहली बनी थी तो उसमें सभी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो उस समय बहुत से ऐसे काम करने थे सरकार को कि भूमि सुधार हो गया, सब जनता के हित की बात करनी थी, शिक्षा थी, गरीबी थी, इन सारे कामों को करना था। भूमि में बहुत ज़्यादा भेदभाव था तो उसको लागू करना था। उस वजह से सब सुप्रीम कोर्ट भी उस समय विकसित हो रहा था अपनी भारतीय परंपरा से। तो मामला आया तो सर्वोच्च संसद की जो सर्वोच्चता था इस वजह से स्वीकार कर लिया गया। अब धीरे धीरे जब 1967 देखते हैं तो इस समय तक जो पहली सरकार थी जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो चुकी थी, जो संसद थी उसमें दूसरी सरकार आ चुकी थी और इस समय परिस्थितियां भी चेंज हो गई थी। जो पहले के मामले थे अब वो काफ़ी ज़्यादा उस समय ऐसी चीज़ें देखने में आई जो लोगों के हित में नहीं थी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस चीज़ में जैसे हमने बताया था कानून की उचित प्रक्रिया और विधायी प्रक्रिया, तो उचित प्रक्रिया की तरफ सर्वोच्च न्यायालय बढ़ रहा था। तो उसी के तहत इसने अपना ये निर्णय दिया कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन मूल अधिकारों में संशोधन वो नहीं करेगी जो मूल अधिकारों को कम करता या छीनता हो। तो ये पहला ऐसा केस है। फिर उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में यह निर्णय दिया कि मूल अधिकारों में संसद कोई संशोधन या निलंबन करना चाहती है तो इसके लिए उसे नई संविधान सभा बुलानी होगी। ये सबसे बड़ा हार्ड डिसीजन हो गया और यही संविधान सभा मूल अधिकार के स्वरूप को निर्धारित करेगी। तो उसने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर संसद कोई भी संविधान यानी कि मूल अधिकारों में संशोधन करना चाहती है तो उसको संविधान सभा बुलानी होगी। याद करिए आप लोग, जो संविधान सभा गठित हुई थी, कैबिनेट मिशन आया था उसके तहत संविधान सभा गठित हुई थी। तो उस तरीके की संविधान सभा की बात कही, मतलब इसका सीधा मतलब है कि संसद से मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। फिर इसके परिप्रेक्ष्य में आगे क्या हुआ, तो भारतीय संसद ने 24वें संविधान संशोधन यानी कि 1971 में भारतीय संसद ने 24वां संविधान संशोधन कर दिया। क्या कहा, तो अनुच्छेद 13(4) को संविधान में अंतः स्थापित किया, मतलब 13(4) जोड़ दिया। इसके अनुसार संसद मूल अधिकार में संशोधन करके कोई परिवर्तन करती है तो ऐसी विधि अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत प्रयुक्त विधि के अंतर्गत नहीं आएगी। इसमें सीधे सीधे बाईपास कर दिया 13(2) को। सीधे ऐसे कहा जाए कि संसद अगर कोई संविधान संशोधन करती है तो वो 13(2) के तहत मान्य नहीं होगा। इसमें संसद की सर्वोच्चता को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद आया है 1973 में। देखते हैं कि ये जब केस आया तो इसके बाद में केरल में एक मठ था तो वहाँ के जो मेन पुजारी थे केशवानंद भारती, तो उनके मठ को लेकर, मठ की ज़मीन को लेकर के एक मामला था। उसमें
जो केरल सरकार है और मठ आमने सामने आ गए थे। तो इस केस को जब सुनवाई हुई तो सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया। तो भारत में अभी तक मूल अधिकारों के विषय में सबसे बड़ी जो खंडपीठ बनी है 13 जजों की, वो वही बनी है सबसे बड़ी खंडपीठ। 11 जजों की गोलकनाथ वाली थी और 13 जजों की इसमें बनी थी। और इसमें जो डिसीजन आया था वो केशवानंद भारती के पक्ष में आया था। 7 जज केशवानंद भारती के पक्ष में थे, 6 जज जो थे सरकार के पक्ष में रहे थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 1973 में जो केस आया इसमें 24वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी और सर्वोच्च न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन को वैध ठहराया था। मतलब जो संसद संविधान में संशोधन कर सकती है उसको वैध ठहराया था, तथा कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मतलब संविधान में संशोधन के साथ ही संसद मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा का सिद्धांत या आधारभूत संरचना का सिद्धांत दे दिया और कहा कि संसद जो है इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है। अब संसद के समझ सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई कि संसद सर्वोच्च संविधान में संशोधन कर सकती है, मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने जो मूल आधार का सिद्धांत दे दिया, मूल ढांचे का सिद्धांत, आधारभूत संरचना का सिद्धांत जो दे दिया, मतलब संविधान की ऐसी विशेषताएं जिनको संसद अगर खंडित करेगी तो पूरा संविधान खतरे में आ जाएगा, इस तरीके की बात कही सर्वोच्च न्यायालय ने। इसमें संशोधन नहीं कर सकती है संसद। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि आगे भारतीय संसद ने 42वें संविधान संशोधन यानी कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें संसद ने क्या किया कि यह प्रावधान किया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन करके कोई विधि बनाती है तो इसको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। अब फिर से संसद ने संविधान संशोधन करके कर दिया कि अगर कोई विधि बनाती है मूल अधिकारों में कि मूल अधिकार के लिए तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वो मामला नहीं जाएगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को बाईपास कर दिया यहाँ। तो आगे 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद का फिर केस आया। तो इसमें न्यायालय ने कहा कि यह निर्धारित किया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को अधिकार देता है कि वह संविधान के अन्य भाग के साथ साथ मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। यानी कि जो 24वें वाले मामले में 1973 के केस में केशवानंद भारती वाले केस में कहा था, वही बात फिर से सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो मूल ढांचे के सिद्धांत को परिवर्तित करता हो। यानी कि जो 42वां वाला संविधान संशोधन किया था उस पर फिर से संसद जो संविधान की सर्वोच्चता को सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से स्वीकार कर दिया। मतलब मूल ढांचे के सिद्धांत में संसद कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। इसी के तहत यह भी निर्धारित किया गया कि संविधान के मूल ढांचे की रक्षा का अधिकार किसको है, तो न्यायालय को। यानी कि न्यायालय के पाले में सारी बात आ गई कि मूल ढांचे की रक्षा का अधिकार न्यायालय के पास है। इस वजह से संसद अगर कोई संशोधन ऐसा करेगी जो मूल ढांचे के खिलाफ हो तो न्यायालय क्या कर सकता है, उसकी पूर्वावलोकन कर सकता है। अगर वो गलत है, मामला अवैध है, तो उसको खारिज कर सकता है। तो क्या है कि और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा न्यायालय को बाईपास कर दिया था संसद ने, उसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर ये चीज़ हम देखते हैं कि मूल अधिकारों के विषय में आई। फिर तो मूल अधिकारों को जो भारत में विकास हुआ और उसके बारे में जो केस आए, इन चीज़ों को हमने देखा। अब आगे बात करते हैं कि मूल अधिकारों के कुछ अपवाद भी दिए गए हैं। कहाँ कहाँ मूल अधिकार जो आपका प्रभावी नहीं होगा, तो इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद जो 31A है, क्योंकि अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया गया था इस वजह से, क्योंकि उसमें संपत्ति का अधिकार था, उसको खत्म कर दिया गया था। तो अब 31A फिर आया। तो क्या है कि संपदाओं आदि के अर्जन के संबंध में उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति है। मतलब संपदाओं आदि के अर्जन के संबंध में जो विधियाँ होंगी उनकी क्या होगी, छूट दी जाएगी वहाँ से। अनुच्छेद 31A को क्या है, तो 14 और 19 के द्वारा प्रदत्त मूल आधारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती और अवैध नहीं ठहराया जा सकता है। क्योंकि राज्य अगर संपदाओं आदि के अर्जन के साथ, मतलब राज्य को मान लो जिसको हम कहते हैं भूमि अधिग्रहण, राज्य क्या करती है, कोई प्रोजेक्ट चला रही है, उसके लिए अगर भूमि अधिग्रहण करती है तो आपकी संपत्ति के जो अधिकार है उसका हनन नहीं माना जाएगा। ये चीज़ यहाँ कही गई है। तो इसके आधार पर क्या है, अब 14 और 19 के उल्लंघन को लेकर के न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अनुच्छेद 31 से राज्य को न्यायिक समीक्षा से अनुमति नहीं देता जब इसे राष्ट्रपति के विचारार्थ रखा गया हो या सहमति दी गई हो। मतलब ऐसे मामले में न्यायालय के समक्ष आप जा सकते हैं जब कोई केस राष्ट्रपति के विचाराधीन हो और राष्ट्रपति ने उस पर निर्णय न लिया हो, तब आप न्यायालय जा सकते हैं। तो इसमें हमने समझाया कि अगर राज्य कोई भूमि अधिग्रहण का कार्य करता है तो उसमें आपकी संपत्ति ले सकता है। ये रहता है कि मुआवजा आपको दिया जाएगा, मुआवजे को लेकर के आप जा सकते हैं कि हमको सही से मुआवजा नहीं मिला, लेकिन उसमें आपके साथ राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा, वो सबके साथ करता है। एक मिनिमम अमाउंट या मतलब मैक्सिमम अमाउंट तय कर देता है, वो सभी को दिया जाता है उस आधार पर। तो इस आधार पर ये कहा गया कि अनुच्छेद 31A को अगर लागू किया जाएगा तो 14 और 19 के तहत न्यायालय नहीं जा सकते हैं। फिर कुछ और अधिनियम और विनियमों का विधिमानीकरण, जैसे कि अनुच्छेद 31B क्या कहता है, नवी अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम और नियमों को लागू करने के परिप्रेक्ष्य में मूल अधिकारों से छूट प्रदान की गई है। नवी अनुसूची में बताया था क्या था, उसमें भूमि सुधार संबंधी प्रावधान किए गए थे। भारत में जब 1950 में गणराज्य भारत बना तो वहाँ भूमि सुधार के प्रयास किए गए। तो 1951 में ही
प्रथम संविधान संशोधन करके इस अनुसूची को जोड़ दिया गया था, क्योंकि हो क्या रहा था कि भूमि सुधार जब राज्य करना चाह रहे थे तो सब कोई सर्वोच्च न्यायालय पहुंच जा रहा था जिसकी भूमि थी। तो इस वजह से रोकने के लिए वैसे मामले इस नवी अनुसूची में डाल दिए गए थे। तो यद्यपि IR कोहेलो केस 2007 में आया था, इसमें उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि नवी अनुसूची में सम्मिलित विधियों को न्यायिक समीक्षा से मुक्ति प्राप्त नहीं है। कौन कौन सी? तो 24 अप्रैल 1973 के बाद नवी अनुसूची में सम्मिलित विधियों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल विशेषता है। तो मूल विशेषता हमने बताया ना कि आधारभूत संरचना के सिद्धांत के साथ न्यायिक समीक्षा जो है ये मूल विशेषता में आती है। और इसके तहत अब न्यायालय में नवी अनुसूची के विषय भी आ जाएंगे, लेकिन कब तक के? जो 24 अप्रैल 1973 के बाद के। याद करो, जो केशवानंद भारती वाद आया था केरल वाला, वो कब आया था? तो 24 अप्रैल 1973 को ही उसका फैसला न्यायालय ने सुनाया था। इसी दिन से जो मामले होंगे अब वो उनकी न्यायिक समीक्षा कर सकेगा सर्वोच्च न्यायालय। उससे पहले के जो उन पर अभी सुनवाई नहीं करता है, ये चीज़ हो गई। कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनने वाली जो विधियाँ हैं उनको भी छूट दी गई है, मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई। कौन कौन से? तो 25वें संविधान संशोधन 1971 में अनुच्छेद 31C जोड़ा गया, जो क्या कहता है? तो 39B और 39C को लागू किए जाने पर अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन पर छूट प्रदान करता है। अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C को हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ कहा गया है कि राज्य अगर संपदाओं के केंद्रीकरण को रोकता है, समाज में एक समान व्यवस्था लाने का प्रयास करता है, तो उस आधार पर आप संपत्ति के अधिकार को लेकर के ये नहीं कह सकते हो कि हमारे अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन हुआ है, कि समता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है और हमारी जो संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता थी उसके अधिकार पर उल्लंघन हुआ। तो उस चीज़ को लेकर के आप न्यायालय में नहीं जाओगे। इसको जो DPSP का अनुच्छेद 39B और 39C है, इसको छूट दी गई है। ठीक। मूल अधिकारों को आलोचना भी की जाती है कुछ मामलों को लेकर के। देखा गया है कि मूल अधिकार दिए तो गए हैं, लेकिन हम इस पर इतने प्रतिबंध लगा दिए गए कि मूल अधिकार कभी कभी लगता है कि हैं ही नहीं। तो उस चीज़ को यहाँ पर बताया गया क्या है? तो इसमें कहा गया कि व्यापक सीमाएँ लगाई गई। व्यापक सीमाएँ हमने बताया कि अनुच्छेद 19 जितने भी पढ़े या 14 से लेकर के हमने 32 तक देखते हैं, तो उन सब पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाए गए, तो व्यापक सीमाएँ आरोपित की गई हैं। इस चीज़ को हम देखते हैं। वहीं दूसरा है कि कोई सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार नहीं है, मतलब राजनीतिक अधिकार तो दिए गए हैं लेकिन सामाजिक अधिकार नहीं दिए गए हैं। तीसरा कहता है कि स्पष्टता का अभाव है। कई ऐसे अधिकार हैं जिनमें स्पष्टता का अभाव है, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता है, तो उसमें धार्मिक स्वतंत्रता में क्या क्या धर्म की कोर वैल्यूज़ में आएंगी, अभी इसको लेकर के मुद्दे आते रहते हैं। कई भारत में अभी पिछले कुछ समय में मामले देखे गए हैं। फिर कहा गया स्थायित्व का अभाव, मतलब क्या है कि इनका जब भी निलंबन हो सकता है, मतलब स्थायित्व नहीं है, बदलाव होता रहता है। फिर कहा कि आपातकाल के दौरान इनका स्थगन हो जाता है। हमने बताया अनुच्छेद 358 359 क्या कहते हैं कि इनका कहाँ स्थगन हो जाता है। फिर कहा कि महंगा उपचार है, मतलब क्या है इसका कि आप अगर आपका मूल अधिकार किसी वजह से निलंबित हो गया, तो अगर आप चाहें कि हम सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के अपने इस अधिकार को पालें, तो आम आदमी के लिए तो बहुत महंगा हो गया ना। बड़े आदमी या जो पावरफुल लोग हैं उनके लिए तो ठीक है, चलो वो न्यायालय पहुंच जाएंगे, उनकी पहुंच अच्छी है, लेकिन आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता कि हम सर्वोच्च न्यायालय जाकर के अपने अधिकार का बात कहें। तो उसके लिए तो अधिकार जाता चला जाए, लेकिन वहाँ तो पहुँचना ही मुश्किल होता है, क्योंकि न्यायालय में पहले से इतने केस हैं कि इनकी सुनवाई ही होना मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए कहा गया कि ये महंगा उपचार है। फिर निवारक निरोध की बात कही गई कि जिसके तहत आपको संदेह के आधार पर किसी काम को पहले ही उठा लिया जाता है, 3 माह तक, 3 माह करके 1 साल तक सरकार चाहे तो जेल में रख सकती है। तो उस आधार पर कहा कि निवारक निरोध जो है वो आपके अधिकारों को छीनता है। तो इस आधार पर इनकी आलोचना भी की जाती है मूल अधिकारों की। आगे हम देखते हैं तो मूल अधिकारों का महत्व क्या है। मतलब आलोचना होती है, कुछ कमियाँ हैं, लेकिन इनका महत्व भी है। तो क्या महत्व है? यह देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने में महत्व स्थापित करते हैं। मतलब क्या है कि देश में आपको लोकतांत्रिक अधिकार देते हैं, राजनीतिक जब अधिकार देते हैं तो उससे लोकतंत्र मजबूत होता है, तो उसकी स्थापना में महत्वपूर्ण है ये। फिर व्यक्ति की भौतिक और नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थिति उत्पन्न करते हैं। भौतिक और नैतिक सुरक्षा की बात हमने कहा, जितने भी मूल अधिकार हैं ये आपके व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया में आवश्यक है, इस वजह से ये महत्वपूर्ण है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता के रक्षक हैं, मतलब यह है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं, तो व्यक्ति को स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। फिर देश में विधि के शासन की स्थापना करते हैं। क्योंकि विधि के शासन के बिना कोई आपके अधिकार नहीं छीन सकता है। अनुच्छेद 358 और 359 तभी लागू होते हैं जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, इस स्थिति में कहा गया। फिर अल्पसंख्यकों एवं कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा करते हैं। मतलब कि अनुच्छेद 29 और 30 कहता है सीधे सीधे अल्पसंख्यकों एवं जो कमजोर वर्ग इनके हितों की रक्षा करते हैं। अस्पृश्यता का कानून कमजोर वर्गों के लिए ही आया है। भारत को धर्मनिरपेक्ष छवि प्रदान करते हैं। जो धार्मिक अधिकार दिए गए उसमें प्रावधान किया गया कि भारत की छवि कैसी होगी, धर्मनिरपेक्ष होगी, लोगों के अपना धर्म हो सकता है लेकिन राज्य का धर्म नहीं होगा। सरकार की शासन की पूर्णता पर नियंत्रण करते हैं। मतलब यह है कि शासन की पूर्णता मतलब यह है कि यहाँ व्यक्ति भी है, संविधान जो अधिकार देता है, हम भारत के लोग भी
पीपुल ऑफ इंडिया को अधिकार देता है। उन्हीं के कामकाज के लिए, उन्हीं की सेवा के लिए सरकार का गठन होता है और लोक प्रशासन करती है। तो सरकार सर्वोच्च नहीं, यहाँ कौन, संसद, संविधान सर्वोच्च है। और संविधान की को शक्ति कहाँ से मिलती है, तो वी पीपुल ऑफ इंडिया को, वी पीपुल ऑफ इंडिया से मिलती है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो यह सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय की आधारशिला रखते हैं। सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय की कैसे रखते हैं, तो ये राजनीतिक अधिकार हैं। एक व्यक्ति के जब राजनीतिक अधिकार मजबूत होते हैं तो वो समाज में अपनी स्थिति को मजबूत करता है। उसी आधार पर सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता की स्थापना होती है। और इसमें समता, जो विधि के समता, विधि की समानता की बात की गई, तो वो भी सामाजिक जो ढांचे हैं उसको एक रूपता लाने की प्रयास करते हैं। फिर आगे कहा गया कि यह व्यक्तिगत सम्मान को बनाए रखना सुनिश्चित करते हैं। मतलब है कि आपके जीवन को, अनुच्छेद 21 याद करिए, क्या कहता है कि व्यक्ति की राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी, यानी कि व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का जो अधिकार है वो देता है। तो इसी आधार पर कहा गया कि व्यक्तिगत सम्मान को बनाए रखना सुनिश्चित करते हैं। इसी तरीके से मूल अधिकारों के जैसे ही कुछ और अधिकार भी दिए गए हैं, वो कहाँ कहाँ संविधान में प्रावधान किया गया है। तो हम देखते हैं अनुच्छेद 265 क्या है। तो अनुच्छेद 265 कहता है कि विधि के प्राधिकार के बिना किसी कर को अधिरोपित या संग्रहित नहीं किया जाएगा। जब हम भाग 12 के तहत अनुच्छेद 265 पढ़ेंगे तो उसमें ये कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना, मतलब संसद किसी प्रकार का अगर किसी व्यक्ति पर, मतलब लोगों पर अगर कर लगाती है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको संसद में विधेयक लाना पड़ेगा और विधेयक पर चर्चा होगी, विधेयक पारित करके तब उसके बाद जब वो अधिनियम बन जाएगा तभी कर को आरोपित कर सकती है। तो कहा कि विधि के प्राधिकार के बिना किसी कर को अधिरोपित या संग्रहित नहीं किया जा सकता है, ये संविधान अधिकार देता है एक तरीके का। फिर अनुच्छेद 300A याद करिए आप लोग, जो हमने बताया था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में जो आया था, उसमें क्या किया गया था, अनुच्छेद 19 वाला जो था, अनुच्छेद 19 का जो एक प्रावधान था संपत्ति के अधिकार, और अनुच्छेद 31, इन दोनों को क्या किया गया था, वहाँ से हटाकर के मूल अधिकार से 301 के तहत कर दिया गया। तो इसमें क्या है कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब जो संपत्ति का अधिकार था उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। लेकिन अधिकार तो ये भी है एक तरीके का है, क्योंकि आप सर्वोच्च न्यायालय भले नहीं जा सकते, लेकिन इस आधार पर आप उच्च न्यायालय तो जा ही सकते हैं, ये चीज़ है। अनुच्छेद 301 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम का आबाद रूप से होना। मतलब आप भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर के अपना व्यापार, व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं और कहीं भी माल का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में इन अधिकारों के लिए जाया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो मूल अधिकार है उसका प्रावधान संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक किया गया है, और कुछ और भी प्रावधान किए गए हैं। 265 हो गया, 300A हो गया और 301, इस तरीके की बात करते हैं मूल अधिकारों जैसी। और अनुच्छेद 32 226 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल के समय का क्या इन पर प्रभाव पड़ता है, उसके बाद अनुच्छेद 226 और 32 के जो अंतर है उसको हमने समझा। इस तरीके से जो संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है, इसको हमने डिटेल में समझा है। ठीक है, इसका जो महत्व है आपके पेपर में आने वाले प्रश्नों में तो होगा ही होगा, सीधे सीधे प्रश्न फंसेंगे, और जो व्यक्तिगत आपका जो सामान्य जीवन है उसमें भी इसका बहुत योगदान है। क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं कि क्या हमको अधिकार देता है संविधान, तब तक आप अपनी जो सामान्य जीवन है उसको कैसे व्यतीत करेंगे। तो इसी आधार पर मूल अधिकारों को समाप्त करते हुए आज का लेक्चर हम यहीं पर रोक रहे हैं। और अगर आप लोग PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक दिया है तथागत एडुजोन पर जाकर के आप लोग वहाँ से PDF पा सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।